मना के लिए नेगोशिएट करते करते वो लोग धीरे धीरे उसे अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे। और हाँ, मना को समझदारी से यूज़ करना उनकी लाइफस्टाइल को काफ़ी बेहतर बना सकता है। इसलिए सबको चाहिए कि सीरियस होकर मना नेगोशिएशन स्किल्स पर काम करें। जितनी मेहनत अब करेंगे उतना ही आगे फ़ायदा होगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है, जूली दरवाजे की तरफ बढ़ती है, शायद ब्रेक लेने के लिए। लेकिन सरप्राइज, दरवाजे पर उसे फेलिसिया मिल जाती है। फेलिसिया बताती है कि उसके पास बिगिनर ग्रुप के लिए एक ज़रूरी बात है। वो बताती है कि डिवर्टा स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। अब ध्यान दो, एक सुपरवाइजर उनके घरों में बिना बताए विजिट कर सकता है, मतलब अचानक इंस्पेक्शन जैसा। और अगर स्पॉन्सर कुछ अजीब करता है तो तुरंत सुपरवाइजर को बताना है। जैसे कि अगर स्पॉन्सर उन्हें मना नेगोशिएशन के लिए फोर्स करे जब उन्हें नहीं करना हो, तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्हें कभी कोई फिजिकल या वर्बल एब्यूज़ मिले या फिर स्पॉन्सर उन पर बहुत ज़्यादा काम ला दे, तो भी उन्हें बोलना होगा। और अगर स्पॉन्सर उनके लव लाइफ में दखल दे या किसी नए पार्टनर से मिलने से रोके, तो वो भी रेड फ्लैग है। सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है और कुछ भी गलत हो तो बोलना है। इतने सालों से जो शेडी चीज़ें चल रही थीं, उन्हें रोकने के लिए स्टूडेंट काउंसिल अब हेल्प कर रही है। जैसे ही यू डिवर्टा से बाहर जाती है, वो सोचती है कि शायद उसे फेलिसिया से टकराने पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। ऐसी छोटी बातें जो बाद में दिमाग में रह जाती हैं। अगला दिन आता है और अचानक लड़के यू के रूम में आ जाते हैं। वो चौंक जाती है और पूछती है, क्या चल रहा है? लेओ फूलों का गुलदस्ता बढ़ाता है। और हाँ, फिर से असिलिस ने भेजा है। तभी इवान भी आ जाता है। वो फूलों को देखता है और कैजुअली पूछता है, क्या ये असिलिस ने भेजे हैं? यू को लग रहा होता है कि शायद इवान को ये सब पसंद नहीं आ रहा। ये ऐसा पल होता है जहाँ उसे लगता है आगे क्या होगा। इवान बोलता है कि अगर असिलिस उससे शादी करना चाहता है तो वो रोक नहीं सकता, लेकिन काश पहले से बता देता, क्योंकि वो उसका स्पॉन्सर है। यूं जल्दी से शादी वाली बात काट देती है और कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करने वाली जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं। फिर वो लेओ और वेरडा से कहती है कि सारे गिफ्ट्स वही संभालें। यही उसका तरीका है चीज़ों को सिंपल रखने का। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाते हैं, यू इवान से कहती है कि आयन कितना अजीब है। मतलब शादी की बात ऐसे कैजुअली कर दी, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। उसे तो यहाँ इवान के साथ रहना अच्छा लग रहा है। इवान शर्मा जाता है और कहता है कि चलो टहलने चलते हैं। ये उसका तरीका होता है बात बदलने और थोड़ी फ्रेश एयर लेने का। बाहर वो दोनों मिलकर पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। इवान उसे एक गिफ्ट देता है और जब वो खोलती है तो उसमें पेंट्स होते हैं। वो बताता है कि ये कॉलन के पब्लिक आर्ट स्टूडियो में बनाए गए हैं। ये पेंट्स सेलेस बीच के रेनबो कलर वाले क्लैम्स से बनाए गए हैं, जिससे पिगमेंट आता है। इनके कलर्स बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत होते हैं और जब पेंटिंग खत्म होती है तो इनमें से एक खास खुशबू भी आती है। मतलब कलर और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ। यूँ पूछती है कि इवान को कैसे पता कि उसे पेंटिंग पसंद है। वो कैजुअली कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है और वैसे भी अभी टूल्स इंपोर्ट करवाने का सीजन है, तो अगर उसे कुछ चाहिए तो बस बोल दे। लेकिन फिर वो देखता है कि यू की आंखों में आंसू आ गए हैं। यू जल्दी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे एक पल अकेला छोड़ दे। ये उन पलों में से एक होता है जब सारी फीलिंग्स एक साथ आ जाती हैं। उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए खुद को संभालने के लिए। जब वो अपने बीते वक्त के बारे में सोचती है, सब कुछ थोड़ा धुंधला है, लेकिन उसे याद है कि धरती पर खुद को कितना प्यारा महसूस होता था। उसे ये भी याद है कि उसे पेंटिंग करने की कितनी ज़्यादा चाहत थी। बहुत एहसानमंद महसूस करते हुए वो इवान को गले लगाती है और थैंक यू बोलती है, लेकिन उसी वक्त गलती से उसे गिरा देती है। इवान थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, हम लोग किस पोजीशन में हैं? यू कंधे उचकाकर बोलती है, पता नहीं, बस ऐसा ही अजीब सा मोमेंट था। यू कहती है, आज का मौसम कितना अच्छा है। इतना गर्म है कि अगर इवान अपने कपड़े भी उतार दे, तो भी उसे ठंड नहीं लगेगी। इवान हंसते हुए कहता है, मैं तो आमतौर पर कपड़े पहने रखता हूँ, पर आज एक्सेप्शन कर लूँ क्या? बस ऐसे ही दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद जब यू पेंटिंग में बिजी होती है, बटलर अचानक आता है और बोलता है, कोई आया है। यू फौरन नीचे जाती है चेक करने
और नीचे जाकर उसे दिखता है एस्पिस। वो कहता है कि उसने यू को ढूंढ ही लिया और अब इंस्पेक्शन टाइम है। वो बड़ी तहजीब से बोलता है कि प्लीज़ खून ऑपरेट करो। लेकिन यू के मन में सवाल उठते हैं कि क्या वो सच में उसे ढूंढने आया है या बस बहाना है। वो बटलर से पूछती है कि ये अचानक कैसे आ गया। बटलर बताता है कि इन दिनों स्पॉन्सर्स के गलत बर्ताव की बातें चल रही हैं, तो अब पूरे सिस्टम की इंस्पेक्शन हो रही है। वो एस्पिस को अंदर बुलाता है और उसे फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम की ओर ले जाता है। इसी दौरान एस्पिस यू को घूरता रहता है। बटलर उसे टोकता है, जब पहली बार मिल रहे हो तो ऐसे घूरना ठीक नहीं होता। बस थोड़ी तहजीब की याद दिलाई जाती है। अरियर फैमिली इस नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन के फेवर में है। वो दुआ कर रहे हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाए। घर की लेडी भी आज थोड़ी थकी हुई लग रही होती है। उन्हें थोड़ा आराम चाहिए। जब एस्पिस और यू सोफे पर बैठते हैं तो वो सजेस्ट करता है कि बाकी सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। जैसे ही रूम खाली होता है वो यू से बात शुरू करता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। यू अपना नाम बताती है और कहती है कि वो इवान अरियर की स्पॉन्सर्ड है। एस्पिस हंसते हुए कहता है कि अगर वो उस जर्क का नाम नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। फिर वो यूं से सवाल पूछता है, उसकी उम्र, वो कहाँ से है, उसे क्या पसंद है, उसके शौक क्या हैं। यू सोचती है कि क्या उसे सच में इतना सब कुछ बताना ज़रूरी है। यू सिंपल जवाब देती है, मैं 21 साल की हूँ और मुझे पेंटिंग पसंद है। इवान ने उसके लिए एक प्यारा सा हॉबी रूम सेट किया है, तो वो वहाँ ज़्यादातर टाइम पेंटिंग करती है। एस्पिस बीच में पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने में कितना टाइम लगाया? ये सवाल सुनकर यूं थोड़ा चौंक जाती है। बात का रुख बदल जाता है। बातें करते हुए एस्पिस फिर पूछता है, क्या तुम्हें पता है मुझे इस एरिया का इंस्पेक्टर बनने में कितना टाइम लगा? लेकिन इसके बावजूद उसे इवान के बारे में जानने की दिलचस्पी है और वो यूं से उसकी राय जानना चाहता है। यूं थोड़ी हिचकिचाती है, शायद इसलिए कि सवाल गहरे हो जाते हैं और वो समझ नहीं पा रही कि आगे क्या कहना चाहिए। वो पूछती है, क्या वो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया था? उसकी हैरानी के लिए एसिलस कंफर्म करता है कि हाँ, वो इंस्पेक्शन के लिए आया था, लेकिन साथ ही उस जर्क इवान की पकड़ से उसे बचाने के इरादे से भी आया था। एस्पिस सीधे टफ सवालों पर जाता है। पूछता है कि उसने उसे इवान पर क्यों नहीं चुना? क्या वो उसे इतना नापसंद करती है? इवान उसमें ऐसा क्या खास है? क्या वो उसके साथ खुश नहीं थी? यू माफ़ी मांगती है और मानती है कि उसे वायलेंट लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब साफ है, वो उसमें इसलिए इंटरेस्टेड नहीं। यू बताती है कि इवान ने कभी उस पर आवाज़ तक नहीं उठाई। एसिलिस जवाब देता है कि अगर यही बात है तो वो धीरे बोल सकता है, लेकिन फिर वो इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूं हैरान होकर पूछती है कि वो रो क्यों रहा है। एसिलिस उसके करीब आता है और उसे प्यार से माय लव और एंजल कहकर पुकारता है। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, फीलिंग्स हाइपर होती हैं। एसिलिस बताता है कि जिस दिन वो चली गई थी, तब से उसने उसके बारे में कितना सोचा है। वो उसका हाथ धीरे से पकड़ता है और किस करता है। वो मानता है कि जब से उनकी नज़रें मिली थीं, तब से वो उसे भूल नहीं पाया। वो बताता है कि वो इवान जैसा नहीं है और अभी तक वो ये सीख रहा है कि लड़कियों के साथ रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। एसिलिस दिल से चाहता है कि उसका फर्स्ट टाइम उसी के साथ हो। वो चाहता है कि यूं ही पहली हो जो उसकी मैजिक को महसूस करे। यू थोड़ी हिचकिचाती है और बताती है कि फिलहाल वो इवान को डेट कर रही है, लेकिन एस्पिस को लगता है कि वो उसकी बात का पॉइंट मिस कर रही है। वो उसे काउच पर पिन कर देता है और कहता है कि मैजिक को फ्रीली यूज़ करने से रोकना, इवन अगर स्पॉन्सर चाहता हो, गलत है और ये दिखाता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। वो अपने कपड़े उतारते हुए बताता है कि अब वे उसके पुराने वर्ल्ड में नहीं हैं, बल्कि एलियन में हैं, जहां वो जो चाहे कर सकती है। वो चाहता है कि यूं उसे एसल बुलाए। यूं उसे वार्न करती है कि अगर वो ज़्यादा रफ हुआ तो वो चिल्लाएगी। वो मानता है, फिर उसे बेड की तरफ ले जाता है। वो बताता है कि उसे यू से बहुत अट्रैक्शन है और उसे किस करने लगता है। जब सब खत्म हो जाता है, एसल उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक था ना?
क्या वो बहुत ऑकवर्ड था? वो माफ़ी मांगता है, लेकिन यू उसे आश्वासन देती है कि उसे बुरा नहीं लगा। हाँ, थोड़ा ऑकवर्ड ज़रूर था, लेकिन वो ये भी मानती है कि जब एसल उसकी कलाई ज़ोर से पकड़ता है, तो उसे डर लगता है। वो चाहती है कि वो अगली बार बिना पूछे ऐसा कुछ न करे। एसल माफ़ी मांगता है और यू कहती है कि जब तक वो समझता है, तब तक सब ठीक है। फिर एसल पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। यूँ मन में सोचती है कि वो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल अलग उन लड़कों से, जिन्हें उसने अपने वर्ल्ड में जाना था। अब उसे लगने लगा है कि उसने इस नए वर्ल्ड का एक रूल समझ लिया है। यहाँ चाहे लड़के कितने भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हों, वो चाहते हैं कि उन्हें दूसरे डायमेंशन की लड़कियाँ चुने। इसलिए लड़कियाँ यहाँ कई बॉयफ्रेंड रख सकती हैं, और यहाँ तक कि एक से ज़्यादा लड़कों से शादी भी कर सकती हैं, बिना किसी दिक्कत के। भले ही इवान गुस्सा न करे, ये जगह एक फ्री फॉर ऑल है, जहाँ वो जो चाहे कर सकती है। यूं अपने कपड़े उतारती है और एसल से पूछती है कि वो कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहा। वो कहती है कि उसे प्लीज किस करे। जब एसल हिचकिचाता है, वो जोर देती है कि अब नहीं तो कभी नहीं। फाइनली एसल उसके करीब आता है और इंटीमेट होता है। यू सचमुच महसूस करती है एलाइन के स्पेशल मैन, जिसे कहते हैं एस्त्रा। जब सब खत्म होता है, एसल पूछता है कि क्या वो बहुत बेकार था, क्योंकि वो पहली बार था। उसे डर है कि शायद उसने यू को खुश नहीं किया। यू ने एक भी शब्द नहीं बोला तब से। अंदर से उसे पता है कि उसने बहुत ज्यादा मना ले लिया, लेकिन वो एसल से कहती है कि बस थक गई है और अब रेस्ट करना चाहती है। वो मुड़ जाती है और नोटिस करती है कि अब वो मना को सेंस कर पा रही है। जब एसल मेंशन छोड़ देता है, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और बटलर अंदर आता है। वो यू से कहता है कि कई लड़कों से बात करना समझदारी है, लेकिन एसल शायद सही चॉइस नहीं है। यू सोचती है कि बटलर की बात में पॉइंट है। उसे तो ऐसा भी लग रहा है जैसे पत्थर भी आपस में सहमत नहीं है। यू सोचती है कि क्या इवान नाराज़ होगा, तो वो बटलर से पूछती है। बटलर समझाता है कि एरियन के साथ जो पॉलिटिकल टाइज हैं और कैस्कल्स भी इतने बुरे नहीं हैं, तो बॉस के गुस्सा होने की कोई खास वजह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, यू पहले ही सो चुकी होती है। उसे लगता है कि वो सच में थकी हुई लग रही थी। फिर उस दिन बाद में यू बात में जाती है और लियो उसकी हेल्प करता है ड्रेस पहनने में। थोड़ी देर बाद इवान अंदर आता है और देखता है कि यू बिजी है, तो सोचता है साइड में बैठकर उसका वेट कर लेगा। लेकिन यू बच्चों को बाहर भेजने को कहती है। इवान कहता है कि वो उसके बाल सुखाने में मदद कर सकता है। बच्चों को भेजने से पहले यू उससे पूछती है कि उसका एसल से क्या कनेक्शन है। जब यू पूछती है कि क्या ये स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन के लिए था, इवान मना करता है। वो बताता है कि उनके पास ऐसे काम के लिए ऊपर से किसी को भेजने के लोग हैं। अगर एसल आया था, तो ज़रूर कोई और वजह होगी। यूं उसे बताती है कि वो उसे ढूंढते हुए आया था। इवान सोचता है कि कहीं उसने यू के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। यू समझाती है कि उन्होंने बस मना नेगोशिएशन किया था। इवान घबराकर घुटनों पर गिर जाता है। यू चेक करती है कि वो ठीक तो है और माफ़ी मांगती है कि उसे टेंशन हो गई। इवान उसके हाथ पकड़कर प्यार से कहता है कि परेशान मत हो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या यू सच में वो मना नेगोशिएशन करना चाहती थी। यू सिर हिलाकर हाँ कहती है। इवान भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन वो ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, आगे चलकर अगर उसे किसी भी मना नेगोशिएशन से अनकंफर्टेबल लगे, तो वो उसे मना कर दे। एक स्पॉन्सर के तौर पर इवान की जिम्मेदारी है कि यू फ्री होकर जो चाहे कर सके और सेफ भी रहे। जब वो यू के चेहरे पर उदासी देखता है, तो सोचता है कि वो दुखी क्यों है। फिर वो सजेस्ट करता है कि चलो कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, ताकि मूड ठीक हो जाए। स्नैक्स खाते हुए इवान उससे पूछता है कि क्या एसल ने उसके साथ कुछ और किया, जैसे रफ होना या उसे कोई तकलीफ देना। यूं कंधे उचकाकर कहती है कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। फिर वो एक जोरदार जम्हाई लेती है और सोचती है कि उसे अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है।
इवान सोचता है कि शायद यू ने अपना आफ्टरनून नैप मिस कर दिया, या शायद वो थोड़ी अनफिट महसूस कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले, यू फिर से नींद में चली जाती है। थोड़ी देर बाद यू अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि उसे लग रहा है जैसे वो मैजिक को सेंस कर पा रही है। इवान थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है। उसे अजीब लगता है कि ये मैजिक उसे उस जर्क एसल से मिला। वो कहता है कि अगर वो सच में मैजिक फील कर सकती है, तो ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। वो सजेस्ट करता है कि आज आराम करे और अगले दिन डिवर्टा जाकर टेस्ट करवाए। अगले दिन यू डिवर्टा जाती है। उधर जैसे ही इवान काम पर निकलता है, हैरानी की बात ये होती है कि अब यू मैजिक यूज़ कर सकती है। अब जब उसके पास मैजिक है, तो वो छोटे-छोटे सामान हवा में उड़ाना शुरू कर देती है। पेंटिंग अब और भी आसान लगेगी। एक्साइटेड होकर वो अपनी पावर्स ट्राई करती है अलग-अलग चीज़ों पर, लेकिन पता भी नहीं चलता और सब कुछ ज़मीन पर गिर जाता है। हैरान होकर वो पूछती है कि ये क्या हुआ? लियो और वर्टा बताते हैं कि आज एसल ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। वो उसे एक लेटर दिखाते हैं। लेटर पढ़ने के बाद यू फिर से मैजिक ट्राई करती है, इस बार उस ज्वेलरी पर जो उसे भेजी गई थी। तभी इवान अंदर आता है और नोटिस करता है कि वो क्या कर रही है। वो पूछता है, क्या यही उसका टेस्ट है? फिर सजेस्ट करता है कि बटलर को तुरंत शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भेज देते हैं, ताकि वो जो चाहे खरीद सके। यू मान जाती है और कहती है कि सब ठीक है। वो समझाती है कि बस उसने इससे पहले कभी ज्वेलरी नहीं पहनी थी। फिर वो इवान से पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इवान जवाब देता है कि वो बस उसे देखना चाहता था। क्या उसे अपनी स्वीटहार्ट से मिलने के लिए और कोई वजह चाहिए? उसे अपने पास खींचते हुए वो कहता है कि उसके साथ रहना ही उसकी खुशी है। मुस्कुराती हुई यू उसके करीब आ जाती है और जैसे ही वो दोनों बेड पर क्लोज होने वाले होते हैं, यू इवान के बाजू पर एक निशान देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। इवान हल्के में लेता है और कहता है कि कुछ खास नहीं है। यू को शक होता है, तो पूछती है कि क्या आज एस्पेल से मुलाकात हुई थी। इवान मानता है कि थोड़ी बहुत झड़प हो गई थी, लेकिन भरोसा दिलाता है कि किसी को भी सीरियस चोट नहीं लगी। यू चिंतित होकर पूछती है कि कितनी चोट लगी है, तो इवान उसे दिखाता है। फिर वो यू को गले लगाता है और कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। वो समझाता है कि पूरा दिन खड़े खड़े बिताना पड़ा था, इसलिए थकान से सूजन सी आ गई है। यू को तसल्ली देता है कि इससे भी बुरी चोटें एक्सपीडिशन में लगी हैं। फिर वो पूछता है कि क्या लाइट बंद करके थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं, पर यू साफ मना कर देती है। वो कहता है कि इस तरह की चोटें आम बात हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगी और कोई निशान भी नहीं रहेगा। बताता है कि एक सोल्जर को चोटों से डरना नहीं चाहिए। यू जवाब देती है कि ये सब बिना लड़ाई के भी हल हो सकता था। इवान मानता है और कहता है कि उसकी और असिलिस की बनती नहीं थी कभी भी। फिर वो पुराने झगड़े याद करता है, जब छोटी बातों पर भी लड़ लेते थे। उसे लगता है कि यू को परेशान करना उसकी गलती है और उसे बुरा लगता है कि वो ये सब झेल रही है। इवान कहता है कि यू जैसी लड़की के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है, चाहे लड़ाई हो, मौत हो या दर्द। अगर ये सब यू के लिए हो, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो उससे प्यार का इजहार करता है और चाहता है कि यूं उसकी फीलिंग्स को ठुकराए नहीं। उसी शाम इवान चैन से सो रहा होता है और यूं उसे चुपचाप देख रही होती है। फिर उसकी नज़र गिफ्ट्स पर पड़ती है और वो तय करती है कि अब बहुत हो गया। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलती है। बटलर उसे देख लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। यूं कहती है कि बस थोड़ी देर बाहर जा रही है और उसे पीछे न आने के लिए कहती है। तभी लियो और वर्टा उसे पकड़ लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। लियो पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये कितनी लेट रात का टाइम हो रहा है।